नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है राजभाषा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। इस टॉपिक पे जाने से पूर्व हमें थोड़ा सा आधुनिक भारत के ऐतिहासिक कुछ परिप्रेक्ष्यों पे नजर डालनी होगी कि कब हमारा संविधान बना, संविधान का क्या महत्व है ना, इसके बनने के पीछे क्या कारण थे। तो आधुनिक भारत में जो हमें पता है कि हमारे देश में अंग्रेजों का राज था और उन्होंने इतना अत्याचार कर रखा था कि बस जल्दी से जल्दी वहां से छुटकारा पाना चाहते थे, है ना। तो उसमें हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, गांधी जी, है ना, और बहुत सारे जवाहरलाल नेहरू, ये ऐसे राजनीतिक थे जिन्होंने पुरजोर से मेहनत की, है ना, और हमारे देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके साथ साथ क्रांतिकारी भी हमारे हैं, जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी हमारे देश को आजाद कराने में। लेकिन आजादी मिलना इतना आसान भी नहीं था जब तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू ना हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेजों को लगने लगा कि भारत पर अब हमारा कब्जा उतनी मजबूती से नहीं रह सकेगा, तो उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात की, एक पार्टी बनाने की बात की। तो उसी संदर्भ में हमारे समक्ष कांग्रेस पार्टी का भी उदय होता है 1885 में A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में। उसी के साथ साथ हमें भारतीय संविधान सभा के गठन की भी बात सामने आती है। तो जब भारतीय संविधान क्योंकि उन्होंने कहा, अंग्रेज जानते थे कि हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, इतने सारे तरह के लोग एक साथ रहते हैं, तो उसके लिए एक नियम, ऐसा कोई ग्रंथ या कोई ऐसा रूल ऑफ रेगुलेशन होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे देश में एक रूपता बनी रहे। हालांकि उनकी मानसिकता कुछ और थी, परंतु हमारे देश के विद्वानों ने, हमारे देश के जो इस भारत भूमि के जो लोग थे, उन्होंने सभी जरूरतों को पूरा देखते हुए, क्योंकि क्या हुआ था कि हमारे देश में समाज कई व्यवस्थाओं में बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था भी थी, जाति व्यवस्था भी थी, रंग भेद की समस्याएं भी थी, है ना। तो बहुत सारी समस्याओं से भी हमारा देश गुजर रहा था। इसके अलावा धर्म को लेकर लोग आपस में इतना जल्दी उलझ जाते थे, तो इतना आसान नहीं था इतने बड़े भूभाग को संभालना। तो अंग्रेज चाहते थे कि कोई ना कोई ऐसा रूप इन लोगों को देके जाए ताकि ये जो हमने व्यवस्था बनाई थी वो वैसी की वैसी बरकरार बनी रहे, यानी कि उनकी जो मानसिकता की व्यवस्था थी वो बनी रहे। तो लेकिन उनकी ये चाल जो है ज्यादा कामयाब नहीं हुई, क्योंकि B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे ऐसे नेता लोग थे जो अंग्रेजों की मानसिकता से परिपूर्ण थे। उन्हें पता था कि हमें जो कुछ भी करना है अपने देश के जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही करना है। तो इस तरीके से सारी चीजें हुई और संविधान सभा जो देश को चलाने का एक जिस पर पूरा देश खड़ा है, जिस पर पूरा देश निर्भर है ना, उसका गठन होता है, उसकी निर्माण की पृष्ठभूमि बनती है। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ, वो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। इस सभा में जो लोग थे, यानी उस सभा में फिर ये पता चला कि कुछ पद बांट दिए जाएं। तो उस सभा में जो अध्यक्ष थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, संवैधानिक सलाहकार थे जो सलाह देते थे, और जिन्होंने पूरे संविधान को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, है ना, और व्यक्तिगत सभी दृष्टियों से, सभी दृष्टिकोणों को कि किसी में भी भेदभाव न रहे, सभी लोगों के हितों का कल्याण हो, इस सब को ध्यान में रखते हुए प्रारूप समिति का भी निर्माण हुआ। तो ये जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। तो हम एक बार नजर डाल लेते हैं
कि अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष थे अस्थायी मतलब अस्थायी जो कुछ समय के लिए, स्थायी जो उस समय बरकरार, जो परमानेंट थे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। इसके अलावा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति को एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसके बाद संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जैसे तेज बहादुर सप्रू भी थे, है ना। और लगभग इस तरीके से 389 लोग थे उस सभा में, यानी कि ये 389 लोग सदस्य थे उस संविधान सभा के। तो संविधान सभा का इस तरीके से निर्माण हुआ। अंबेडकर साहब ने बड़ी मेहनत की, आयरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका और न जाने कहां से उन्होंने जो है अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के उपरांत वहां से जो सकारात्मक चीजें हैं, जो सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में जो नियम है, उनको वहां से लेकर और हमारे यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया। हमें उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये देखा कि जो बाहर के देश हैं वो किन किन नियमों पर चल रहे हैं, तो वहां से कुछ नियम लिए, कुछ हमारे अपने नियम रहे। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब कि B.R. अम्बेडकर ने जो अध्ययन रूपी जो मेहनत की, वो आज हमारे सामने उभर कर सामने आती है। तो इसके अलावा जब संविधान सभा का 2 साल 11 महीने 18 दिन में जब बनकर तैयार हुआ, तब वो जवाहरलाल नेहरू ने जब उसको देखा पूरी तरीके से, उन्होंने क्या किया कि उसको एक प्रस्तावना जो है उन्होंने तैयार की। पूरे संविधान को जब उन्होंने B.R. अम्बेडकर के पूरे संविधान को देखा, पढ़ा, समझा, जाना, और फिर उन्होंने एक प्रस्तावना का निर्माण किया और उस प्रस्तावना को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो वो जो प्रस्तावना जब अधिनियमित की गई थी, तो वो दिनांक थी 26 नवंबर 1949। तो अब उस प्रस्तावना में, जैसे कहा जाता है कि उस प्रस्तावना में ऐसा क्या था, वो प्रस्तावना ही एक तरीके से मूल आधार है पूरे संविधान की। जितना बड़ा संविधान है, और ये भी बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि सबसे ज्यादा बड़ा संविधान हमारे देश का है जो लिखित रूप में हमारे यहाँ मौजूद है। तो जो प्रस्तावना है वो पूरे संविधान का आधार है, जो वो हमें पूरी ताकत देता है। अगर हमें पूरे संविधान की नॉलेज हो ना हो, ज्ञान हो ना हो, यदि हमें प्रस्तावना अगर याद है, पता है, जानते हैं उस प्रस्तावना के बारे में, तो हम संविधान के जरिए अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने अधिकारों को रख सकते हैं, हमें ये पता है हमारे कौन से कर्तव्य, हमारे कौन से अधिकार हैं, हम उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार हम संविधान की प्रस्तावना को देख लेते हैं। ये बहुत कहने का मतलब ये है कि बचपन से यदि हमने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होता तो आज शायद हमारे देश की दिशा कुछ और होती। हमने क्या किया, हमारे जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं संविधान की महत्ता को आज भी नहीं समझी है। इतना मजबूत संविधान जिसे बचपन से ही बच्चों के मन में डालना चाहिए, उसे कोसों दूर रखा जाता है। इवन एक प्रार्थना के रूप में ही अगर हम प्रस्तावना को पढ़ते चले आते तो आज हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य विकसित देशों के बराबर होते, हमारी चीजें बहुत अच्छी गुजर रही होती। लेकिन नहीं, हमने क्या किया, हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या रहा कि हमने ऐसे पहलुओं पर नजरें जमाए रखी, ऐसे आध्यात्मिक तरीके से। हाँ ठीक है, आध्यात्मिक पहलू होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसा अध्यात्म जो आंतरिक हो, ना कि किसी ऐसे महापुरुष के गुणगान करने में हो, है ना। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हम बचपन से ही रटवा दी जाती हैं। इवन स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता बनाई जाती है, मतलब
मैं अन्यथा नहीं, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, मेरा अपना विचार ऐसा है कि जो प्रार्थनाएं होती हैं हमारे स्कूल्स में, अगर उन प्रार्थनाओं के स्थान पर अगर हम प्रस्तावना को पढ़वाते रहे तो बच्चा बचपन से ही संविधान के प्रति उत्सुक रह सकता है। मेरा ऐसा कहना है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि हमारी प्रार्थनाएं किस तरह की होती है कि हम सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, है ना, देवताओं को खासकर देवताओं को वो सारी प्रार्थनाएं होती हैं। हालांकि और आध्यात्मिकता एक अलग चीज है। आध्यात्मिकता और धर्म का बड़ा कंफ्यूजिंग वाला मामला है, तो हम उस परिप्रेक्ष्य में न जाकर हम एक तथ्यपूर्ण बात करेंगे बस, कि प्रस्तावना को यदि हम बचपन से ही पढ़ते समझते तो आज हमारी सोचने की क्षमता, जानने की क्षमता कुछ और होती। तो आज हम देख लेते हैं हमारी प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो प्रस्तावना प्रस्तुत की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। तो इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान ये साफ साफ कहता है कि यहाँ पर यदि कोई पावर में है, यदि किसी के पास शक्ति है, किसी के पास शक्ति है, तो वो किसके पास है? भारत के लोगों के पास है। यानी लोग कौन? वही जो आम जनमानस है, जो एक एक व्यक्ति से भारत बनता है ना, ना कि किसी पार्टी से, ना किसी सत्ता से, ना किसी बाहर की अथॉरिटी से, है ना। आज राजनेता दिखाते हैं, आप लोग देखते ही होंगे कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता है। रोल किसका होता है? लोगों का। गण का मतलब भी लोग है ना। गणराज्य, है ना। गण का क्या मतलब है? गण मतलब जन। ये साफ पहली ही लाइन कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि उसके पास ही सारी शक्ति है। किसके? जो आज हमारे मजदूर देखे होंगे आप, क्या स्थिति है, और अगर वो लोग अपने पे आ गए तो क्या चीजें बदल सकती हैं, लेकिन उनके अधिकारों को, उनके प्रति उन्हें अपने पता ही नहीं कि उनके पास कितनी ताकत है ना। उनके पास शक्ति इतनी ज्यादा है कि अगर वो चाहे तो पूरी भारत सरकार हिल सकती है, कोई भी सरकार हिल सकती है। परंतु ये विडंबना है कि हमारे उन मजदूरों को, उनके बच्चों को, उनके बुजुर्गों को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं, क्योंकि ना ही उन्हें बताया जाता है, ना ही उन्हें समझाया जाता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, साफ साफ लिखा है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष, कोई पंथ नहीं है। निरपेक्ष का मतलब है कि ना तो वो इस पक्ष का है, ना ही वो इस पक्ष का है, ना ही वो हिंदू पक्ष का साथ दे रहा है, ना ही वो क्या कहते हैं मुस्लिम पक्ष के उस पर है। यानी ये कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, उसका कोई अपना मौलिक धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ना, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जो वहाँ के नागरिक हैं, कहा कि भारत के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनके बीच क्या स्थापित करता है संविधान? सामाजिक आर्थिक न्याय।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात करता है। ये साफ साफ प्रस्तावना में लिखा है कि, लेकिन आज हम इसके क्या है, हम तो आज उल्टे ही हैं। क्या हम एक भी तत्व, एक भी मौलिक तथ्य हम आज के समाज में देख रहे हैं, भारतीय समाज में? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं दे रहे। समाजवाद की बात हो रही है ना, लेकिन समाज कैसा है? बिखरा हुआ है ना। लड़ाइयां होती रहती हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाइयां हो रही हैं, उच्च वर्ग ब्राह्मण और दलितों के बीच में लड़ाइयां होती रहती हैं। तो कोई कहाँ चला जा रहा है? बिल्कुल ही जो जिस उद्देश्य के लिए हमारी, तो समाज में समानता की बात और सामाजिक न्याय की बात, हम अगर न्याय की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे फाइलें जो है, गरीब तो बेचारा कानून तक पहुंच ही नहीं पाता, उसे तो न्याय मिलना ही इम्पॉसिबल है आज के जमाने में। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, वो ये कह रहा है यहाँ पर संविधान कि यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की, अपने धर्म के प्रति उनकी क्रियाकलापों के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है। उसको अपनी उपासना पद्धति का अनुसरण करने की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा यानी उसका सम्मान और उसे अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलने का समान अधिकार है। इसके अलावा समता की बात यहाँ पर आ गई। उसको प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, तो आपने जिन चीजों पर मैं लाइन खींच रही तो समझ रहे ना, सामाजिक, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी भाईचारे को बढ़ाने के लिए। हमारे देश में तमाम विविधता होने के बावजूद भी एकता स्थापित रहनी चाहिए। यानी कितना भी भेद हो, कितने भी एक होते ना, वही हमारी सुंदरता है। तरह तरह के फूल जब बाग में होते हैं, उनकी अलग अलग खुशबुएं होती हैं, उस बाग की खूबसूरती अलग ही होती है। तो उसी तरीके से हमारा जो देश क्या है, एक बाग है जिसमें तरह तरह के फूल है और वही उसकी खूबसूरती है, और वो एक खूबसूरती ही बनी रहनी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन तमाम विविधताओं के होने के साथ साथ हमारे देश में एकता, और उस एकता को बनाए रखना यानी उसको अखंड रखना, खंड खंड ना होने पाए, टूट ना पाए, उसको अखंड बनाए रखना। ऐसा अखंड बनाए रखने के लिए, ऐसी भाईचारी बंधुता की लिए हम आज इस संविधान को जो है दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये तो हम आज के देख रहे हैं कि हमारे नेता ने कितना अधिनियमित किया है, कितना अंगीकृत किया है और कितना आत्मार्पित किया है। तो ये तो थी छोटी सी भूमिका संविधान के बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कम से कम प्रस्तावना के बारे में जरूर अध्ययन करें, याद करें और उसके बारे में जानें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में जितना योगदान हिंदी भाषा के ने दिया है, उतना योगदान किसी अन्य भाषा का देखने को नहीं मिलता। उसने ऐसा क्या किया, जो हम ये बात कह रहे हैं, उसने ये किया है कि भारतीय जनमानस को जोड़ने का जो काम किया है ना, पूरे भारतीय जनमानस को जोड़ने का जो काम किया, वो सर्वाधिक हिंदी भाषा ने किया है। क्योंकि उस समय हमारे देश में हिंदी के पत्र पत्रिकाएं, साहित्य ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई, उतनी हमें किसी अन्य भाषा में प्रचुर मात्रा में देखने को नहीं मिलती है। मध्यकाल से लेकर आधुनिक भारत तक जो भाषा जनमानस को सर्वाधिक जोड़ती हुई नजर आती है, वो एकमात्र हिंदी ही है।
इस बात का दावा स्वयं महात्मा गांधी भी करते हैं, श्री राजगोपालाचारी भी करते हैं कि भारतीय जनसमूह को जो जोड़ने का काम कर रही है वो हिंदी भाषा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषा के साहित्य ने, उसके समाचार पत्रों ने, पत्र पत्रिकाओं ने जनमानस समूह को, जो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के लोगों के बीच पहुंच चुकी हुई भाषा ने जो है जागरूकता फैलाई लोगों के बीच। देश के लिए वो लोग आगे आए और अंग्रेजों के खिलाफ उनके विरुद्ध आवाज भी इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में उठी। हमारे देश में जिसने देश को एकत्रित करने के लिए हौसला अफजाई की, उनमें से प्रमुख पत्रकार रहे जैसे कि विद्यानिवास मिश्र भी रहे, गणेश शंकर विद्यार्थी भी रहे, साहित्यकारों में प्रेमचंद रहे, है ना, जयशंकर प्रसाद रहे, और मैथिली शरण गुप्त रहे, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी रहे, सुभद्रा कुमारी चौहान रही। तो ये ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में ऐसी ओजस्वी पूर्ण रचनाएं रची जिससे कि जनमानस के अंदर अपने देश को स्वतंत्र कराने की भावना प्रबल हो उठी। तो इस प्रकार हिंदी भाषा की महत्ता को उस समय के राजनीतिक विचारक और जो देश के उद्धारक थे वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे। तो जब देश का संविधान बन रहा था, जब देश के लिए नियम कानून बन रहे थे, तो वही देश के लिए, देश की पहचान के लिए भी चीजें बन रही थी। जैसे राष्ट्रगान बन रहा था, यानी राष्ट्र का एक गीत भी बना था, राष्ट्र का एक झंडा बन रहा था, जैसे हम राष्ट्र हैं। तो वहीं पर एक बात भी आई कि क्यों ना भारत को एक करने के लिए, भारत की एकता को दिखाने के लिए जो है हमारे देश की भी अपनी एक भाषा हो। परंतु यहाँ पर फिर जो है चीजें चेंज होने लगी। जब ये बात आई कि राष्ट्र की एक भाषा हो, तो जो नॉन हिंदी प्रदेश के लोग थे जैसे कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़, है ना, मलयालम, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, तो उन्होंने कहा कि अगर भारत की राष्ट्रभाषा एक होगी तो जो संविधान के जो मूल अधिकार है, जो मूल प्रस्तावना है, वो कहीं ना कहीं उसकी भावना पर ठेस पहुंचेगी। क्योंकि एक भाषा, यानी हमारे देश में तो विविध भाषाएं हैं, विविध तरह के लोग हैं, यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं, 40% जनसमूह ऐसा है जो हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं जानता। तो 60-70% लोगों की भाषा मानते हैं कि हिंदी है और उसको होना भी चाहिए देश की भाषा, मगर एक राष्ट्रभाषा के रूप में उसको घोषित करना इस तरीके से मुनासिब नहीं जाना जा सकता। तो ये बात भी लोगों के सामने आई कि कैसे हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा हो। तो आजादी से पहले, यानी आजादी से पहले राजभाषा शब्द वाली बात नहीं थी, बात किसकी थी? राष्ट्रभाषा को लेकर। तो श्री राजगोपालाचारी ने कहा था कि चलिए ठीक है, तो उन्होंने ही ये दो भाषा वाली बात कही थी। श्री राजगोपालाचारी ने कहा था कि जिस तरीके से भारत में एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रीय ध्वज है, गीत है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्र पहचान है, तो हमारे देश की भाषा के विषय में भी बात उठनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा हो, है ना, राष्ट्रभाषा, जिसे उन्होंने कहा नेशनल लैंग्वेज, है ना। एक को तो उन्होंने कह दिया कि एक नेशनल लैंग्वेज होगी और दूसरी होगी राजभाषा यानी राज्य भाषा, जिसे उन्होंने कहा राज्य भाषा, यानी एक राज्य की भाषा, जिसे उन्होंने कहा एक स्टेट लैंग्वेज होगी। तो श्री राजगोपालाचारी ने दो लैंग्वेजों की बात की, एक नेशनल लैंग्वेज, एक स्टेट लैंग्वेज। तो जो और नॉन हिंदी प्रदेश के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो वही बात हुई कि एक राजा हो जाएगा और बाकी उसके अंदर प्रजा हो जाएगी। तो ये बात भी फिर लोगों को उचित प्रतीत हुई कि नहीं, ये इस तरीके से तो नहीं, क्योंकि हमारे देश में सभी को समान अधिकार है, सभी को समान भाव से देखा जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि हमारे देश में भाषाई आधार पर सभी भाषाएं समान हैं।
तो सभी का एक स्वरूप, एक जैसा स्वरूप होगा। तो बाद में जो है, हालांकि महात्मा गांधी भी भरूच में इस बात के मान चुके थे कि वो जो कि गुजराती थे और सी राजगोपालाचारी जो कि दक्षिण भारतीय थे, उन सब ने इस बात महत्ता को जानते थे, हिंदी की ताकत को जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा हो सकती है और बाकी की स्टेट लैंग्वेज हो सकती है। गांधी जी भी इस बात के पक्षधर थे, लेकिन जो और लोग थे जो सच में संविधान की मूल आधार की वाली बात कर रहे थे, जो अपने अधिकारों, तो उन्होंने कहा कि ये चीज ना होकर के हम एक काम करते हैं कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, है ना, उन सबको समान अधिकार दे देते हैं। तो जितनी भी भाषाएं हैं जो साहित्यिक रूप से प्रतिष्ठित है ना, जो भी जिनका साहित्य समृद्ध है, उनको सभी को हम राजभाषा घोषित कर देते हैं। तो सी राजगोपालाचारी और बाकी राज्य भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, राष्ट्रभाषा और स्टेट लैंग्वेज, अब इनकी जगह सिर्फ एक बात आ जाती है, वो होती है राजभाषा। अब इस राजभाषा को अब स्टेट लैंग्वेज नहीं बल्कि क्या कहा जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि राष्ट्रभाषा कौन सी होती है और राजभाषा किसे कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं राष्ट्रभाषा, जिसे हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, यानी किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यानी जिस किसी देश के ज्यादातर बहुसंख्यक लोगों, मतलब जिसमें उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक हो, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत के बहुसंख्यक लोग, यानी कि भारत के ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग हिंदी को बोलते समझते हैं, अतः भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये माना जा रहा है राष्ट्रभाषा हिंदी है, ऐसा लिखा कहीं नहीं है, लेकिन ये तय है, ये माना जाता है, क्योंकि बहुसंख्यक अगर नियम की बात करें तो जाहिर सी बात है 70% या 60% लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं, तो उसके आधार पर भारत की राष्ट्रभाषा अनऑफिशियल हिंदी ही है। यह भाषा अन्य किसी भी भारतीय भाषा की तुलना में अधिक लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कही जाती है या मानी जाती है। तो अब राष्ट्रभाषा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा बोलने वाले, जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, वही भाषा राष्ट्रभाषा होती है। जैसे चाइना में चीनी भाषा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ इतनी विविधता नहीं है ना, वहाँ जब सब लोग चीनी बोलते हैं तो सब लोग चीनी ही बोलते हैं, कोई अन्य भाषाएं नहीं बोलते, है ना। कोई वहाँ पश्तो नहीं बोलता, कोई वहाँ अरबिक नहीं बोलता, कोई वहाँ पर उर्दू नहीं बोलता, कोई वहाँ पर मलयालम, कन्नड़ जैसी और कोई क्षेत्रीय भाषाएं वहाँ नहीं बोली जाती, इसलिए वहाँ की नेशनल लैंग्वेज मानी जाती है। इसी तरह इंग्लैंड की भाषा, वहाँ पर क्षेत्रीयता का भाव नहीं है, तो क्षेत्रीय भाषा भी नहीं है, इसीलिए वहाँ की अपनी एक नेशनल लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश, यानी अंग्रेजी। लेकिन भारत में क्या है, भारत में तमाम तरह का साहित्य, तमाम तरह की विविधता है, लोग तरह तरह, न केवल रंग से, भाषा से, जबान से, हर तरीके से यहाँ पे भिन्नता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा का जो ऑफिशियल हम वो टैग लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है। और तो इसीलिए राजभाषा की हम बात करें, राजभाषा क्या होती है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा, जो संविधान, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, जो संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृत की गई हो। किसके रूप में, सरकारी कामकाज के रूप में, यानी प्रशासनिक क्षेत्र में जो भाषा सर्वाधिक प्रयोग की जाए, जिसे संविधान भी ये अधिकार देता हो, वही राजभाषा कहलाती है। अब उसके लिए हमें समझना होगा सरकार कितने तरीके की हमारे यहाँ पर हमें पता है कि दोहरी सरकार होती है, एक संघ की जिसे हम केंद्र की सरकार कहते हैं, और एक होती है राज्य स्तर की सरकार, है ना। तो संघ की सरकार
और यानी केंद्र की सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित करने वाली जो, क्योंकि इन दोनों सरकारों का अपना एक प्रशासन तंत्र होता है ना, प्रशासन तंत्र यानी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है, केंद्र में भी होता है और राज्यों में भी होता है। तो क्योंकि हमारे देश में हिंदी प्रदेश के राज्य अधिक हैं तो जाहिर सी बात है उसकी ताकत ज्यादा होती है। और केंद्र तो सब ऐसा मान लो जैसे एक केंद्र है और प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होना है और वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो राज्यों से सलाह मशवरा करे, उन्हें उनकी जरूरतों के सामान, उनकी जरूरतों की चीजों को प्रदान करे। अब ये होगा कैसे जब तक कम्युनिकेशन ना होगा, संप्रेषण ना हो, है ना। तो उन सारी चीजों को समझने के लिए क्या है, हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया और उसे राजभाषा घोषित कर दिया, क्योंकि लोगों के बीच जो संपर्क स्थापित करने वाली जो कड़ी है, जो पुल का काम करती है, वो मात्र एक हिंदी है। अब मान लो जैसे राज्य के भीतर भी अगर हम मान लें कि राज्य का एक नगर का व्यक्ति बैंक में चला जाता है, अधिकारी के रूप में जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति उसे, अब जाहिर सी बात है पैसे का लेन देन करने के लिए उसे बैंक में आना पड़ेगा। तब मान लो एक व्यक्ति एक भाषा में निपुण हो, दूसरा व्यक्ति अपनी बोली में निपुण हो यानी क्षेत्रीय भाषा में निपुण हो, तो कैसे संप्रेषण होगा। तो उन दोनों के बीच की कड़ी कौन करता है, हिंदी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पर जो है जो बोली अपने गांव स्तर पर बोली बोलता है वो हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से जानता और समझता है। उसी तरह जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा अधिकारी है वो भी हिंदी को अच्छी तरह जानता और समझता है। तो एक तरीके से वो तो प्रशासनिक कार्य में संलग्न है और उसे सरकारी कामकाज से काम लेना है एक उस ग्रामीण व्यक्ति को। तो उन दोनों के बीच जो संपर्क होगा वो किस भाषा के माध्यम से होगा, वो हिंदी भाषा के माध्यम से होगा। तो इसी तरह अब क्योंकि दक्षिण भारत में क्या है कि वो लोग अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, तो इस बारे में हम पार्ट 2 में ये बात करेंगे कि कैसे दक्षिण भारत के लोग और ये कैसे संवैधानिक स्वरूप बनता चला जाता है, इसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। अभी तक हम ये बता रहे हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं। तो इस तरीके से ये आज का हमारा जो है वीडियो पार्ट 1 बैठता है। अगला वीडियो होगा हमारा पार्ट 2, उसमें हम बताएंगे कि कैसे जो भाषा है वो संपर्क के रूप में स्थापित होती है और संविधान में भाषाओं को क्या स्थान दिया गया है। तो ये हम बात कर लेंगे। तो आपने देखा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है कि नेशनल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज को हटाकर एक नई भाषा आती है राजभाषा, है ना। तो भारतीय संविधान की हमने पढ़ा, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, भारतीय संविधान के अध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजभाषा की स्थिति को लेकर। हमारा जो भारतीय संविधान है वो हमें पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। तो उसका जो आधार है वो क्या है, भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। कितने पार्ट में डिवाइड है वो, 22 भागों में डिवाइडेड है, यानी 22 भाग हैं उसके। और शेड्यूल यानी 12 उसकी अनुसूची है, यानी उसकी सारणी है, 12 अनुसूची है और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं, यानी आर्टिकल हैं। 395 उसके आर्टिकल है। इन आर्टिकल्स में क्या होता है कि बार बार संशोधन होता रहता है ना। सब लोग जब किसी को लगता है कि मेरे अधिकार छिन रहे हैं, मेरे अधिकार छिन रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, विधेयक लाकर नए नए संशोधन इसमें करता है। तो ये जो संख्या है ये वेरिएबल यानी इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो 2011 के अनुसार अभी तक अनुच्छेद हमारे कितने हैं, 395 यानी 395 अनुच्छेद हैं। अब इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी हमारा जो भारत भाषा की जो स्थिति है वो किस पार्ट में आती है, कौन से अनुच्छेद में आती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो भारत की राजभाषा की स्थिति कौन से भाग में आती है, वो भाग 17 में आती है। भाग 17 में आती है, अनुसूची 8 में आती है। कौन सी अनुसूची, भाग यानी शेड्यूल 8 में उसका जिक्र आता है। और कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो राजभाषा से संबंधित हैं, वो 343 से लेकर 351 तक।
351 तक, यानी 343 से 351 तक का आर्टिकल वो है भारतीय राजभाषा की स्थिति के बारे में बताता है। आरंभ में जो हमारी राजभाषाएं थी वो उनकी संख्या थी 14। कितनी संख्या थी उनकी? 14। ये 14 ऐसी राजभाषाएं थी जिनका साहित्यिक, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से बहुत उच्च स्तर था। तो आप हम अब देखेंगे इस जो वीडियो है हमारा जो पार्ट 1 में है ना, आप अभी तो आज हम इनकी संख्या के बारे में, ये कैसे बढ़ी, कितनी है आज के समय में। पहले जो पूर्व में जो संविधान में जो भाषाएं थी 14, और आज जो इनकी स्थिति है वो कैसी है, वो आज इनकी संख्या कितनी है? 22 है। तो इसके विषय में भी हम जान लेते हैं कि पूर्व में जब संविधान में राजभाषा की स्थिति रखी गई थी तो भाषा कितनी थी? 14। और आज जो स्थिति है, आज कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। हमारे पास प्रारंभ में जब संविधान बना था तब जो राजभाषाओं की स्थिति थी, वो संविधान में जो राजभाषाएं थी वो 14 थी। 14 राजभाषाओं का जिक्र उस समय मिलता था, जिनमें से 14 भाषाएं इस प्रकार थी: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी। उसके बाद उसके कुछ समय बाद सिंधी भाषा को भी इसमें ऐड कर लिया गया था। तो अब भाषा कितनी हो गई? 15, है ना। जब सिंधी भाषा के बाद अगस्त 1992 में, अगस्त 1992 यानी अगस्त 1992 में एक अमेंडमेंट के द्वारा, यानी एक संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं और ऐड की गई थी। कितनी भाषाएं? 3 नई भाषाएं ऐड की गई थी, जिनमें से थी कोंकणी, मणिपुरी, और नेपाली। तो 1992 में 3 नई भाषाओं को ऐड किया गया था, जिनमें थी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। जब आपने कोई नोट देखा होगा, है ना, 10 का या 20 का जब नोट देखा होगा, तो आपको 10 के नोट में खास करके ये 18 भाषाओं में लिखा होगा, देखा होगा। आज भी 18 भाषाओं में ये नाम, जैसे 10 रुपए, 10 रुपया, इस तरीके के लिखे हुए आते हैं। 10 या 20 रुपए के नोट पर, किसी न किसी नोट पर आती हैं ये 18 भाषाएं। उसके बाद क्या हुआ? सन 2003 में 4 और भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी? 4, यानी 4 नई भाषाएं और ऐड की गई, जिनमें से थी बोडो, संथाली, मैथिली, और डोगरी। इन भाषाओं को 2003 में राजभाषा घोषित किया गया था। तो इस प्रकार जो है हमारे पास कुल मिलाकर आज के समय में राजभाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है ना। तो अब आप देख लीजिए फिर से, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो,
संथाली। बोडो और संथाली ये पूर्वोत्तर राज्य की भाषाएं हैं जो खासकर आदिवासी इलाकों में पाई जाती है। ये आदिवासी भाषाएं हैं, इसका तो बहुत ही नाम है संथाली। उसके बाद मैथिली, डोगरी, मैथिली भाषा के विषय में भी मैंने आपको पहले बताया था, और डोगरी। तो इस तरीके से ये हमारे संविधान में आर्टिकल शेड्यूल 8 में 17वें पार्ट में इन भाषाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो, अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी कि राजभाषा की संवैधानिक स्थिति का विकास क्रम क्या रहा, संविधान में उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में मैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, और आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो सब्सक्राइब के पास जो आइकन है, बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं। खास करके जो नए लोग आज मेरे वीडियो से जुड़े हैं वो मेरे वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि मैंने कुछ पहले वीडियो में आपसे 2 सवाल किए थे, 2 प्रश्न पूछे थे, जिसका कमेंट बॉक्स में अभी तक उत्तर मुझे नहीं मिला है। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ कि वो वीडियो फिर से देखिए, उनके आंसर को ढूंढिए और उनके जवाब मुझे दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सक्रिय रूप से कोई चीज सीख रहे हैं, कोई भाषा के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच।